हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग देखेंगे जेपीएससी मेंस का जो पेपर 3 है। और पेपर 3 में हम सभी जान रहे हैं जिसमें जो हिस्ट्री और जियोग्राफी से है। तो जियोग्राफी वाला जो सेक्शन है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। जिस तरह से हम लोग देखे हैं, जैसे पहला अगर बात करेंगे तो भौतिक भूगोल है, दूसरा में भारत के भौतिक और मानव भूगोल, और साथ ही साथ भारत के प्राकृतिक संसाधन। और जो 4 पार्ट में डिवाइड किया है वो झारखंड जियोग्राफी है। ठीक है, तो जो आपका भारत के प्राकृतिक संसाधन है उसमें एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखेंगे। 4 पार्ट का जो दिया है सिलेबस में भारत के प्राकृतिक संसाधन और विकास का उपबंध, तो इसमें जो 21 चैप्टर नंबर है वाटर रिसोर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। जल संसाधन, औद्योगिक एवं अन्य उद्देश्यों के लिए उपबंध और उपयोग ठीक है, सिंचाई, जल का अभाव और संरक्षण की विधियाँ। तो इस तरह से ये चैप्टर को हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, और आई होप सेशन आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूले। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, जल संसाधन में हम लोग जानेंगे सभी, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे सिंचाई की आवश्यकता हो गया, सिंचाई का स्रोत है। ठीक है, सिंचाई का स्रोत के साथ साथ देखेंगे नहर सिंचाई की होने वाली जो हानि है। इसके साथ हम लोग देखेंगे वर्षा का जो संग्रहण है और जल छाजन की जो प्रबंधन है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जल संसाधन। तो देखिए, जल संसाधन जल का एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है ना, ये एक प्राकृतिक संसाधन है। और साथ ही साथ देखेंगे कि जल संसाधन के प्राकृतिक संसाधन के होने के बावजूद भी ये एक मूल्यवान और मानवीय ज़रूरी तथा अमूल्य राष्ट्रीय धरोहर पर है। ठीक है, जल के दो जो मुख्य स्रोत है, जैसे एक सतही जल हो गया और दूसरा भूमिगत जल हो गया। प्रतिवर्ष देश में सभी नदियाँ द्वारा जो ढोए जा रहे हैं जल का जो कुल मात्रा है वो लगभग 1645,000 मिलियन त्रिघाती मीटर है। 77% उपबंध जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। ठीक है, और 13% जो है वह विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। 3% जो उद्योग के लिए, और साथ ही साथ देखेंगे तो जो 6% है वो घरेलू उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे देखेंगे कि जो भारत के जल उपयोग के चार्ट है उसके बारे में देख लेंगे यहाँ पे आप सभी। ठीक है, जिससे में देखिएगा तो सिंचाई हो गया, पशुधन हो गया, विद्युत शक्ति हो गया, उद्योग। ठीक है, इस तरह से चार्ट बनाया गया है। इसके बाद देखेंगे कि भारत जैसे ही कृषि प्रधान एवं वर्षा की अनिश्चितता एवं अनियमितता वाले देश में सिंचाई के साधन का विकास अनिवार्य है। अब सिंचाई की आवश्यकता देखेंगे हम लोग। ठीक है ना, काफ़ी बेहतरीन पॉइंट है। जैसे कि भारत में जो सिंचाई की आवश्यकता है वो निम्नलिखित कारण है। पहला है वर्षा की अनिश्चितता। और वर्षा की जो अनिश्चितता है उसके बारे में देखेंगे कि मानसून वर्षा काफ़ी अनिश्चित होती है। ठीक है, कभी सामान्य से जो अधिक वर्षा होती है, तो कभी वर्षा की मात्रा सामान्य से काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि वह सामंजस्य है, वह संतुलन नहीं बन पाता है। जैसे सामान्यतः देखेंगे तो जो औसतन 3 से 4 वर्ष में एक बार सूखा पड़ जाता है। ठीक है, और वर्षा की जो मात्रा है वह उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहाँ वर्षा की मात्रा की कम आवश्यकता होती है। अतः वैसे क्षेत्र वर्षा की जो अनिश्चितता से काफ़ी प्रभावित होते हैं, वे उन क्षेत्रों से सिंचाई साधन का विकास अनिवार्य हो जाता है। अब देखेंगे वर्षा की जो मात्रा है और विभिन्नता, जैसे कि 50 से कम है तो वह 30% से अधिक है, और 50 से जो 75 सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा है वह उसमें जो विभिन्नता है वह है 25 से 30%। ठीक है, इसके बाद जो 75 से 100 वार्षिक मात्रा है उसमें देखेंगे तो 20 से 25 है, और 100 से 200 के बीच में जो सेंटीमीटर वार्षिक है वो उसमें जो विभिन्नता है वो 15 से 20% है। इसके बाद फिर है 200 से अधिक में 15 से कम प्रतिशत। अब देखेंगे वर्षा के जो अनियमितता है उसके बारे में। कभी मानसून देर से आती है तो कभी मानसून जो है वह काफ़ी पहले आ जाती है। ठीक है ना, तो ऐसा पाया जाता है कि 10 वर्षों में जो केवल है 2 बार वर्षा, 2 बार जो वर्ष है, 2 वर्ष वह मानसून समय पर आती है। ठीक है, एवं समय पर चला जाती है। तो 10 बार में 2 बार समय पे आती है, समय पे चला जाती है। ठीक है, लेकिन शेष जो 8 वर्ष बच गया, तो 8 वर्षों में उसके जो आने और जाने की जो समय है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, वर्षा के जो असमान वितरण के बारे में देखेंगे कि भारत में जो औसत वर्षा की जो मात्रा है वो 109 सेंटीमीटर है। ठीक है, परंतु वर्षा का जो वितरण है अत्यंत असंतुलित है। एक और जो जहां पश्चिम तटीय प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहीं दूसरी ओर विशाल मैदान के पश्चिमी भाग में पश्चिमी पार्ट में पर्वत और वृष्टि छाया प्रदेश में काफ़ी जो कम है, वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई के साधन का जो विकास है अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद देखेंगे मानसून की विभक्ता। इसमें क्या है कि कभी कभी वर्षा काल में बीच में लगातार कुछ सप्ताह तक वर्षा अत्यंत या बिल्कुल ही नहीं होती है, जिससे क्या होता है कि जो खड़ी फसल है वो सूखने लगती है और ऐसे समय में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वर्षा का जो कुछ
महीनों में जो सीमित होना, जैसे भारत में 80% से अधिक वर्षा जून और सितंबर में के बीच और 4 महीने में होती है। इन 4 महीनों में जो वार्षिक वर्षा के जो दिन है वह कम ही होती है। अतः वर्ष के शेष भाग में उगाई जाने वाली जो फसल है, विशेषकर रबी फसल के लिए सिंचाई सुविधा का विकास अनिवार्य हो जाता है। अब देखेंगे सिंचाई के स्रोत, ठीक है ना। भारत स्थलाकृति और जलवायु की दृष्टि से काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है और यह विभिन्नता के कारण भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग सिंचाई साधनों का प्रयोग होता है। सिंचाई के स्रोत में चयन या मानव व्यवसाय और आर्थिक राजनीतिक कारणों का भी प्रभाव पड़ा है। भारत में सिंचाई के 3 प्रमुख साधन हैं, जिसमें देखेंगे तो बताया जाता है कि जिनके द्वारा जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र है 1360 लाख हेक्टेयर के लगभग 33% भाग में जो है वह सिंचाई की जाती है। और विश्व के दूसरा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है, वो विश्व लगभग जो है 20% है, ठीक है, भारत में पाया जाता है 20%। स्वतंत्रता के बाद भारत में जो कुल सिंचित क्षेत्र है वह लगभग 4 गुना बढ़ गया है, ठीक है। आज लगभग देखेंगे तो 8.50 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। भारत में शुद्ध अगर हम लोग बात करेंगे बोए गए क्षेत्रफल वह 38% है, ठीक है ना। 38% भाग सिंचित होती है। विभिन्न राज्यों के सिंचित क्षेत्र में जो वितरण है वो बहुत असामान्य है। मिजोरम में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का केवल 7.3% सिंचित है, जबकि पंजाब में यह 90.8% है, ठीक है। तो कुछ सिंचित क्षेत्र के अनुपात बोए गए जो क्षेत्र है वह संदर्भ बहुत ही असमान है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, मणिपुर बोए गए जो कुल क्षेत्र का जो 40% से अधिक भाग सिंचाई के अंतर्गत है। आंध्र प्रदेश के तटीय जिले में गोदावरी, कृष्णा और डेल्टाई भाग में, उड़ीसा का जो महानदी डेल्टा है वह तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा, पंजाब और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संघन सिंचित क्षेत्र है। इसके बाद देखेंगे कि भूमिगत स्रोत का जो चार्ट बनाया है आप देख लेंगे। भूमिगत जल में जैसे हो गया आपका पक्का हो गया, ठीक है, पक्का कुआं हो गया, कच्चा कुआं, प्राकृतिक नलकूप, कृत्रिम तालाब और नहर। और इसके बारे में देखेंगे नहर के बारे में। तो जो नहर है भारत में सिंचाई के अगर देखेंगे तो यह महत्वपूर्ण साधन है सिंचाई की दृष्टि से। और भारत में विश्व का जो सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र है, भारत में विश्व का जो सर्वाधिक नहर है वो सिंचित क्षेत्र है। और नहर के जो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अति अनित्यवादी, ठीक है। इसमें क्या है कि अनित्यवादी में क्या होता है कि इनमें जो वर्षा के जो मौसम से ही जल रहता है, जब वर्षा होती है तो जल रहता है, ठीक है। तो ऐसे नहरों की लंबाई कम है। उदाहरण के लिए देखेंगे तो कृष्णा और गोदावरी डेल्टा की नहरें। इसके बाद देखेंगे नियतवाही। इसमें क्या है कि ऐसे नहर में साल भर जल रहता है, क्योंकि यह नहर सदाबहानी नदियों में बने बांधों से निकलती है। मतलब वहाँ पे हमेशा पानी चलते रहता है, तो बांधों से निकलती है। और उत्तर भारत में विशाल मैदान के नहर इस प्रकार है, ठीक है। भारत में नहर सिंचाई का जो विकास है मुख्यतः उत्तर के विशाल मैदान में हुआ है। इसके निम्नलिखित कारण है। पहला कारण क्या चीज़ है कि हिमालय से निकलने के कारण विशाल मैदान की नदियाँ साल भर जल रहता है। अतः ऐसे नियतवादी नहरों में निकाली जा सकती है। दूसरा क्या कारण है कि यह एक समतल मैदान है, ठीक है, जिसका जो ढाल है इतना धीमा है कि नदियों के जो ऊपरी भाग से निकल गई जो नहर का जो जल है वो आसानी से समूचे मैदान में फैल जाता है। तीसरा में देखेंगे कि विशाल मैदान के चट्टानों का मुख्यालय है, माफ़ कीजिएगा, मुलायम है। अतः नहरें से बनाना तुलनात्मक है के रूप में सुगम एवं कम खर्चीला है। इसके बाद देखेंगे कि विशाल मैदान की जो मृदा उपजाऊ है, अतः नहर पर किया गया व्यय कुछ ही वर्षों में प्राप्त किया जा सकता है। और विशाल मैदान की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। इसके बाद देखेंगे नहर सिंचाई में होने वाली हानि। नहर सिंचाई में जो होने वाली हानि है इसके बारे में जानेंगे। पहला क्या है कि अधिक सिंचाई के कारण भूमिगत जल स्तर ऊपर आ जाती है, जिसके कारण क्या है कि जल जमाव, अम्लीयता, क्षारीयता, ठीक है ना, या लवणीयता की समस्या उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए पंजाब और हरियाणा है। नेक्स्ट है नहर में जल के जो रिसने की जो कारण है वो भूमि दलदली हो जाती है। अतः मलेरिया तथा संक्रमण रोग और रोकने का डर रहता है। उदाहरण के लिए राजस्थान में, ठीक है। जल के वाष्पीकरण के कारण जल की जो हानि होती है वह सिंचाई क्षमता और समुचित उपयोग नहीं हो पाती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो राज्य और जो सिंचाई के नहर का जो योगदान है उसके बारे में, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे जो सिंचाई का योगदान है नहर से वह जम्मू कश्मीर में है कितना और उड़ीसा में है, ये % आप देख लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे जो कुएँ एवं नलकूप से संबंधित 1950 से 51 में नहर सिंचाई के सबसे जो बड़ा साधन थी, परंतु अब इनका जो महत्व है सापेक्षिक रूप से कम हो गया है। वर्तमान समय में कुआं और नलकूप की जो योगदान है 57% है। इनमें नलकूप अधिक महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं, ठीक है। उनका जो योगदान है 30% पहुंच गया है। भारत में कुओं की सिंचाई के मुख्य रूप में जलोढ़ मृदा के
क्षेत्र में ही होती है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण अगर हम लोग देखेंगे तो जलोढ़ मृदा के जो भूमिगत जल का जो उत्तम संग्राहक है वह ऐसे क्षेत्रों से भूमिगत जल के स्तर को तुलनात्मक रूप से ऊंचा होता है। निष्ठ है कि ऐसे क्षेत्रों में चट्टानों की जो मुलायम होने की कारण है वह कुएं खोदना रास्ता का आसान है। बिल्कुल सही बात है। भारत में कुएं द्वारा जो सिंचाई का मुख्यतः उत्तर में विशाल मैदान और पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्रदेशों में होती है। विशाल मैदान के पश्चिमी भागों में जल की जो गहराई है सामान्यतः 7 से 10 मीटर के बीच होती है। इस भाग में पक्के कुएं का प्रधानता है। विशाल मैदान में जो पूर्वी भाग एवं तटीय प्रदेश के भूमिगत जल के स्तर की गहराई देखेंगे तो 4 से 5 मीटर के बीच होती है। ठीक है, अतः इन भागों को कच्चे और कम गहरे कुएं अधिक मिलते हैं। नलकूप द्वारा सिंचाई मुख्य रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, गुजरात में की जाती है। इन क्षेत्रों में चट्टानों और मुलायम है एवं 15 से 90 मीटर की गहराई के बीच भूमिगत जल का भंडार काफ़ी अधिक मात्रा में मौजूद है। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या देखेंगे तो 50% से भी अधिक है उत्तर प्रदेश में है। पुनः भारत में जो 3/4 नलकूप है वो पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नदियों का बांध है। जैसे भारत में वर्तमान में देखिएगा तो जो कुल जल संग्रहण क्षमता है वो अधिक से अधिक 4 करोड़ हेक्टेयर मीटर से होती है, जो कि पानी की मांग कम और बढ़ाया जाना चाहिए। हमारे देश में बराबर जल संसाधन वाले जो संयुक्त राज्य अमेरिका 6 करोड़ हेक्टेयर मीटर की क्षमता है। इसके बाद देखेंगे प्रदूषण जल का पुनर्चक्रण। आज प्रदूषण जल की काफ़ी जो देखिएगा तो साफ़ रहने पीने योग्य बनाने की जो तकनीकी है वो बंद है, ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे में उपयोग लाने की बात की जाती है। ठीक है, जैसे में उद्योगों को तीन आर जरूरी है। 3 आर कहने का मतलब है कि आर फॉर रिड्यूस, आर फॉर रिसाइकल और आर फॉर रीयूज़। मतलब कहने का मतलब है कि रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज में फिर से यूज कर सकता है। रिसाइकल उसे मतलब पूरे चक्रण करके फिर से रीओपन हो सकता है। ठीक है, तो पानी का जो उपभोग है वह घटाओ और पुनर्चक्रण करो और उन्हें उपयोग करो की बात की गई है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सिंचाई की नई पद्धतियाँ। जैसे देखिएगा तो पलवन सिंचाई में बहुत सा पानी बेकार चला जाता है। ठीक है, इसके स्थान में आवश्यकता अनुसार सिंचाई की फव्वारा और टपकन विधियाँ का उपयोग करना चाहिए। इन विधियों में मृदा का उपजाऊ बना रहता है, कम पानी लगता है। ठीक है, और फसलों को रोग कम लगते हैं, खरपतवार कम होते हैं और उपज बढ़ती है। कम जल चाहने वाली फसल जैसे शुष्क क्षेत्रों में चावल जैसी अधिक पानी वाली जो फसल की खेती न करने की काफ़ी पानी बच सकता है। इसके बाद देखेंगे सिंचाई के पाइप का उपयोग। तो खुली नहरों की जो वाष्पीकरण बहुत होती है तथा पानी जो रिसकर या नाली जो तोड़कर इधर उधर बेकार बढ़ जाती है। इसके बाद देखेंगे जल का अंदरूनी अंतराल। जल के प्रबंधन से जुड़ी अनेक विशेषज्ञों का जो विचार है वो आज के उपबंध जो कि प्रौद्योगिकी के आधार पर गोदावरी महानदी और अतिरिक्त जल कृष्ण, पिनार, जो कि पलार और कावेरी में नहर द्वारा डाला जा सकता है। ठीक है, लागत के अनुमान है कि 50,000 करोड़ रुपए और केरल और कर्नाटक के पश्चिम में पूर्वी की ओर से बहने वाली नदियाँ के मुँह पठार और मध्य की प्यासी धरती और मोड़ जा सकता है। इसके बाद देखेंगे वर्षा जल का संग्रहण। ठीक है ना, वर्षा जल के संग्रहण के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो वर्षा के जो जल है वो भविष्य के लिए उपयोग के लिए इकट्ठा करना ही है, वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि वर्षा जल का जो भविष्य के लिए उपयोग है इकट्ठा करना ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। वर्षा जल का जो संग्रहण है वो दो रूप में है। एक तो धरातल पर एकत्रित करना तथा दूसरा है कि धरातल के नीचे भूजल का पुनर्भरण करना। वर्षा जल का संग्रहण निम्न उद्देश्य को पूरा करने के लिए योगदान देता है। जैसे पहला अगर बात करेंगे तो जल की लगातार बढ़ रही मांग को पूरा करना है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप स्टॉक रखेंगे तो जल की जो मांग है वो उसको मेंटेन करने की जो बात है वो क्लियर से हो सकता है। इसके बाद देखेंगे कि सड़कों पर जो जल का भराव हो सकता है को रोकना। ठीक है, भूम जल की भंडारों की बढ़ाना तथा जल स्तर को ऊंचा उठाना। इसके बाद है कि भूम जल की प्रदूषण को रोकना, भूम जल की जो गुणवत्ता का सुधार करना और मृदा अपरदन से कम करना। इसके बाद देखेंगे वर्षा जल के संग्रहण की प्राचीन परंपरा। वर्षा जल के संग्रहण करने की जो भारत में बहुत पुरानी परंपरा है, उत्तर से लेकर दक्षिण के पूर्व लेकर पश्चिम तक भारत में लोग स्थानीय आवश्यकताओं और स्थानीय साधनों के द्वारा अनेक विधियां से वर्षा जल का संग्रहण करते आ रहे हैं। मरुस्थल जहाँ वर्षा का वार्षिक जो औसत है वो 20 सेंटीमीटर से कम है, लोग रहते हैं, तहाँ पूरे वर्ष के लिए पानी की इकट्ठा करते रहे हैं। इसके बाद वर्षा जल की विधियाँ देखेंगे तो देश के अलग अलग भागों में पेयजल तथा सिंचाई के लिए वर्षा जल संग्रहण की विधियाँ अपनाई जाती है। मकानों के छत के वर्षा जल का
सहेजना। जैसे देखिएगा पहला क्या है कि इसमें देखेंगे पॉइंट की छतों पर गिरने वाली जो वर्षा जल की नहर नलों द्वारा घरों में आसपास बने कुएं कूड़े और बावलियों द्वारा जो एकत्रित करना, ठीक है। घरों में चारों ओर से बनी खाइयों से छत के वर्षा जल का एकत्रित करने में भूजल का पुनरीक्षण किया जा सकता है, ठीक है ना। इस प्रक्रिया को भूजल का स्तर ऊंचा हो जाता है। देखिएगा कि खेतों में तालाब या पूरे गांव में तालाब, जैसे देखिएगा तो सिंचाई और पेयजल के लिए वर्षा जल को तालाबों में जमा किया जा सकता है। तालाब स्थानीय आवश्यकताओं और सुविधाओं के अनुसार छोटे बड़े हो सकते हैं। ऐसे तालाबों को जल का जो रीस है वो भूमिगत हो जाता है। नेक्स्ट है मेड़बंदी खेतों, ठीक है। इसमें क्या है कि खेतों में जो ऊंची ऊंची मोड़ बनाकर वर्षा जल का बहने से रोका जा सकता है और धीरे धीरे जल की रिस्पन भूमिगत हो जाता है तथा मृदा की नमी को बढ़ाता है। इसके बाद देखेंगे कि सीढ़ीदार खेत में क्या है कि पहाड़ी ढालों का जो सीढ़ीदार खेत में वर्षा जल जमा कर लिया जाता है और इससे मिट्टी का कटाव रुकता है। नेक्स्ट है बरसाती नदी के नलों एवं छोटे बड़े रोक बांध, जैसे में नलों के मार्ग में मिट्टी पत्थर और वनस्पति आदि के छोटे बड़े रोक बांध को बनाकर उन्हें पीछे वर्षा जल और जमा कर लिया जाता है और इससे मिट्टी का कटाव रुकता है और बड़ी नदियों में बाढ़ कम होती है। नेक्स्ट है जल रिसाव और तालाब में है कि खराब और बेकार की जो भूमि में ऐसे तालाब बनाकर उसमें जल का इकट्ठा किया जाता है। इस जल का जो उपयोग है सिंचाई आदि के लिए नहीं किया जाता है। इनका जो उद्देश्य है वो केवल भूजल का पुनर्भरण करना होता है, ठीक है। वन रोपण, कृषि के अयोग्य भूमि को स्थानीय पर्यावरण के अनुसार पेड़ लगा दिए जाते हैं और पेड़ और अन्य वनस्पति वर्षा जल के बहने के अवरोध पैदा करते हैं। जल रिस पर भूमिगत हो जाता है और मृदा की नमी में संरक्षण के लिए गहरी जुताई और वर्षा ऋतु में खेती की बार जुताई करने वर्षा जल की अधिक से अधिक मात्रा में मृदा में रिसने पर बाध्य किया जाता है और इस तरह से पूरी बरसात में खेत नमी से भरपूर हो जाती है और ऐसे खेतों में रबी और गन्ने की जो फसल है की सीमा तक सिंचाई के भी पैदा की जाती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में विधि में धारवार रोकना कहते हैं, ठीक है, इसे रोकना कहते हैं। अब देखेंगे जल छाजन प्रबंधन। जल संभर पर आधारित सतत पोषणीय भूमि प्रबंधन का जो विचार है वह काफ़ी पुराना है। तालाबों में सिंचाई विशेष रूप में दक्षिण भारत के हिमालय क्षेत्र की गुहले यानी गुज वन पंचायतें और सामुदायिक संस्थाएं प्राचीन काल में प्रयुक्त जल संभर प्रबंधन के प्रभार है। इसके बाद आधुनिक जल छाजन की योजनाएं का प्रारंभ देखिएगा कि कृषि और सहकारी मंत्रालय ने 1990 से 91 में राष्ट्रीय जल छाजन विकास कार्यक्रम 25 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के शुरू किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वर्षा पोषित क्षेत्रों को प्राकृतिक संसाधनों को सतत पोषणीय या टिकाऊ उपयोग के द्वारा कृषि की उत्पादन बढ़ाना। इस योजना को 500 से 2000 हेक्टेयर की जो जल छाजन तथा कहीं 25,000 से 30,000 हेक्टेयर के जल छाजनों की लागू किया जाता है। महेश्वरम जो कि आंध्र प्रदेश और पेरुआनाला जो कि मध्य प्रदेश में बड़े जल छाजन है। इसके बाद जल छाजन योजना के जो उद्देश्य को पूरा करने की उपाय है उसके बारे में देखेंगे। कृषि योग्य और गैर कृषि योग्य भूमि का उपचार। इसके बाद है अप्रवाह धाराओं का उपचार जो सुधार करना, ठीक है। नेक्स्ट कृषि योग और गैर कृषि योग में भूमियों के उत्पादन और व्यवस्था को सुधारना। इसके लिए कई फसलों तथा मिश्रित फसलों को पट्टियों में बोया गया, ठीक है। मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए फलीदार फसलों को पैदा किया गया, ठीक है। यही नहीं, इस कार्यक्रम में जैव कृषि का शुष्क भूमि उद्यान कृषि और वानिकी वनों को चारागाहों का संवर्धन और पशुपालन प्रबंधन पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है कि जल छाजन में लोगों और महिलाओं के कार्यक्रम को भागीदारी बनाया गया है। सामुदायिक प्राकृतिक संसाधनों के सक्षम प्रबंधन पर बल दिया गया है। जल संभर योजना के लाभ हरियाली में वृद्धि और भूजल पुनर्भरण, मृदा और अपरदन में कमी, प्राकृतिक जलाशयों में गाद भरने से कमी और जैव विभिन्नता की वृद्धि को रोजगार को अवसरों को वृद्धि और पीने की जो सिंचाई के लिए जो जल का सुनिश्चित आपूर्ति जल संभर की आर्थिक समृद्धि है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की सहायक और जल छाजन का इतना अच्छा विकास हुआ है कि वे सूखाग्रस्त जल के अभाव को पीड़ित और विस्तृत पर्यावरण से दुखी लोगों के लिए आदर्श
उदाहरण है और प्रेरणा स्रोत बन गई है। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है, इसमें देख लेंगे कि देश का जो औसत वार्षिक जल उपलब्धता जो लगभग है वह 1869 मिलियन त्रिघाती मीटर है। देश की जो कुल उपयोगी जल का जो साधन है 1123 BCM आंकी गई है, ठीक है। और सतही जल है वो 690 BCM तथा भूमिगत जल है वह 443 BCM है। इसके बाद प्रतिवर्ष जो देश में सभी नदियाँ द्वारा जो ढोए जा रहे हैं जल का जो कुल मात्रा है वह लगभग देखिएगा तो 1645,000 मिलियन त्रिघाती मीटर है। 77% उपलब्ध जल का उपयोग सिंचाई के लिए, 13% विद्युत शक्ति के लिए उत्पन्न करने के लिए और 3% जो जल है वह उद्योग के लिए तथा साथ ही साथ 6% जो है वो घरेलू उपयोग के लिए किया जाता है। तो आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।